हेलो बच्चों, सक्सेस वे बाय पूर्णिमा चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं पूर्णिमा और आज लेकर उपस्थित हूँ मानव में श्वसन यानी श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पौधों में श्वसन, और पौधों में श्वसन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। और थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने इस बात पे भी की थी कि जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। एक कोशिकी यानी एक कोशिका से जो बने जीव होते हैं किस क्रिया द्वारा अपने श्वसन करते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, जैसे कि कुछ जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ जीव जो है धरती पे रहते हैं। तो ये सारे जीवों में क्या एक ही प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं? जी नहीं। कीटों में जो है ट्रैकिया से ही सांस लेते हैं कि ट्रैकिया ही उसका श्वसन अंग होता है, और मछली में गिल्स होता है। बहुत सारे जितने भी एक्वेटिक है, जितने भी जलीय जीव हैं उसमें गिल्स से सांस ली जाती है। मेढक है जो बचपन में होता है, जब लार्वा के रूप में होता है, जब बचपन में होता है एकदम छोटा होता है, उसमें गिल्स से सांस लेता है। बड़ा होता है त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानव किस चीज़ से सांस लेता है। यानी ये भी हम लोग जाने थे कि मेमेलिया जो है, स्तनधारी है, एविज है यानी जो पक्षी है, ये सारे फेफड़ा से सांस लेते हैं। और मानव में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार मानव जो है श्वसन जो है पूरा करता है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे श्वसन मार्ग किसे बोलेंगे। श्वसन मार्ग किसे बोलेंगे भाई? तो वायु जिस मार्ग से, देखिए, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी सांस लेने के क्रम में वायु जिस मार्ग से होकर हमारे पूरे बॉडी से गुजरती है उस मार्ग को हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। तो पहले तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो आएगा नासा छिद्र। देखिए, यानी 10 प्रकार के जो है श्वसन अंग जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार श्वसन क्रिया जो है पूरा होती है। देखिए, नासा छिद्र यानी जो है मतलब नाक में जो दो छिद्र है, एक जोड़ी जो छिद्र है, उससे हम लोग सांस को जो है ऊपर खींचते हैं। तो उससे पहला हो गया नासा छिद्र। जैसे ही हम लोग ऊपर खींचते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस ज्वाइंट पे होता है, उसे बोलते हैं नासा कपाट, है ना। नासा कपाट होता है यहाँ पर। देखिए, नासा छिद्र में जो है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो क्या होता है कि उस हेयर्स में वायु में जो धूल कण होते हैं उस हेयर्स में यानी उस बाल में जो है चिपक जाते हैं। कुछ जो है बाल में अगर नहीं चिपक पाते हैं, अगर श्वसन के आगे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि नासा कपाट में म्यूकस निकलता है। म्यूकस यानी जो लसलसीला पदार्थ निकलता है यहाँ पर। अगर हम लोग कभी कभी नाक में जैसे कभी बाई चांस अगर उंगली से डालते हैं तो यहाँ पर जो है चिपचिपा पदार्थ रहता है, हमेशा वो गीला रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर जब जो नाक का बाल जिस धूल कण को नहीं रोक पाता है उसे जो है वो नासा का पार्ट में जो म्यूकस निकलता है उसे वो चिपका लेता है तो वो हमारे सांस फेफड़ा तक पहुँचने से बच जाता है। और कुछ दिनों के बाद जब जमा होता है तो क्या होता है कि वो नाक से हम लोग निकाल लेते हैं। कभी कभी उसे हम लोग नकटी बोलते हैं। नकटी के रूप में हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं नकटी निकाल रहे हैं, तो नकटी के रूप में उसे हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं। तीसरा आता है ग्रसनी यानी फेरिक्स। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे ये होता है कंठ, यहाँ पे वहाँ उसे बोलते हैं हम लोग ग्रसनी यानी फेरिक्स। और यहाँ से श्वसन मार्ग जो है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, देखिए ये हुआ कैसे इसको अलग करता है फ्लेरिक्स। ये हुआ ग्रसनी। जैसे ही हम लोग ये हुआ हम लोग मुख से जैसे हम लोग यहाँ पर जाता है, यहाँ पे 2 मार्ग में बढ़ जाता है, एक एयर और एक फूड के लिए, है ना। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो ये इपिग्लैटिस यहाँ पर एक पाया जाता है। इपिग्लैटिस जो है वो 2 भागों में, मतलब दोनों को अलग अलग नलियों में खोलने का कार्य करता है। तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो इपिग्लैटिस क्या करता है कि एयर यानी वायु के वाला मार्ग को बंद कर देता है और भोजन जो है भोजन नली में चला जाता है। और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, इपिग्लैटिस क्या करता है कि इस तरफ मुड़ जाएगा और फूड वाले यानी भोजन मार्ग को वो बंद कर देगा और सांस नली को खोला कर देगा। तो इस तरह ये सांस में चली आती हैं।
अब हम लोग आते हैं लैरिक्स। लैरिक्स, इसके आगे जो है लैरिक्स होता है, या ये भाग यहाँ, ये कंठ यानी स्वर यंत्र, इसको स्वर तंत्र भी बोलते हैं इसको। स्वर तंत्र यहाँ से, जहाँ से स्वर निकलता है यहाँ पे, फिर यहाँ से क्या होता है, ग्रसनी से कहाँ आता है, स्वर तंत्र के पास। स्वर तंत्र के पास वायु आने के बाद क्या होता है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास आता है। देखिए ये फिगर आप लोग देखिए, ये ट्रैकिया इसे बोलेंगे, है ना। ये सांस नली है, और यहाँ से ये जो छोटे छोटे ये लाइन बनाए हुए हैं, ये सी आकार की एक हड्डी होती है जिससे ये बंधा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है ये श्वास नली, ताकि अगर हवा न रहे तो ये चिपके नहीं एक दूसरे से, है ना। इसलिए ये सी आकार के जो है हड्डियों में चिपका रहता है, हड्डियाँ इसे कस करके इसे रखती है। अब आते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या करता है, देखिए ये हुआ, जैसे ही ये ट्रेकिया यहाँ से ऐसे आती है सीधे और दो भागों में बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। दो भागों में बढ़ती है, इसे बोलेंगे ब्रोंकाई। और ये जो है दोनों अलग अलग, दोनों फेफड़ों में एक एक भाग में बढ़ जाती है, और ये ब्रोंकाई जो है कई भागों में ऐसे खुलती है, जिसे बोलते हैं ब्रैंक्यूल्स, जिसे बोलते हैं ब्रैंक्यूल्स। इंग्लिश नाम से आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका नाम ही है ये ब्रैंक्यूल्स। इसे आप लोग यही इसके नाम से भी अगर उच्चारण के साथ भी लिखिएगा तो ऐसे ही लिखिएगा, ब्रैंक्यूल्स में आता है। और ब्रैंक्यूल्स देखिए, ब्रोंकाई से आता है ब्रैंक्यूल्स, सत्वा आ गया ब्रैंक्यूल्स। अब ब्रैंक्यूल्स जो है ये आगे वाला जो भाग है, इस तरह जो आप लोग गुच्छे के समान जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एल्वुआई, यानी वायु कोष्ठक, है ना। इसमें जो है जाके हवा भरता है, इसे बोलेंगे वायु कोष्ठक। कई भागों में इस तरह वायु कोष्ठक खुल जाता है, वायु कोष्ठक के कई भागों में बटा रहता है। कौन, ब्रोंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स जो है के आगे जो है गुच्छे के समान जो रचना आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एल्वुलाई, यानी वायु कोष्ठक, है ना। और इसके बाद जो है वायु कोष्ठक से जो है हवा कहाँ चली जाती है, रक्त में यानी ब्लड में, और ब्लड से फिर हवा कहाँ जाती है, वायु कहाँ जाती है, सेल में, कोशिकाओं में, और वो कोशिकाओं से फिर हवा कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ तक ये सफ़र करती है, और फिर इसके बाद उल्टा होते हुए निकल जाती है, ठीक है। हम अब इसे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि कैसे ये क्रिया संपन्न होती है। अभी हम लोगों ने जाना श्वसन मार्ग के बारे में, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा किस किस मार्ग से होकर गुजरती है। यानी पहला है नासा छिद्र, यानी दो हमारे जो नाक के जो छिद्र है उसमें से हवा पास करेगी। इसके बाद नासा कपाट, है ना, यहाँ पे। इसके बाद लैरिक्स, इसके बाद यहाँ नहीं, इसके बाद ग्रसनी, है ना, जिसे बोलते हैं फायरिंग्स, है ना, फायरिंग्स। इसके बाद लैरिंग्स, है ना, श्वास नासा छिद्र, नासा कपाट, फ्लैरिंग्स। इसके बाद लैरिंग्स, याद करिएगा आप लोग, नासा छिद्र, नासा कपाट, फ्लैरिंग्स, लैरिंग्स। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल, फिर दो भागों में बटेगा ब्रैंक्यूल्स। फिर ब्रैंक्यूल्स कितने भागों में बटेगा, एल्वुलाई, कई भागों में बटेगा, यानी वायु कोष्ठक के भागों में। फिर वायु कोष्ठक किसको देगा, ब्लड को, फिर ब्लड देगा सेल को, फिर सेल देगा माइटोकॉन्ड्रिया को। इस तरह आप लोग याद करिएगा, यानी नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से फ्लैरिक्स, फ्लैरिक्स के बाद लैरिक्स, लैरिक्स के बाद ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया बट गया, फिर दो भागों में ब्रैकिल्स, फिर ब्रैकिल्स के बाद फिर कई भागों में बटा ब्रैक्यूल्स, फिर ब्रैक्यूल्स के आगे क्या वायु कोष्ठक है, फिर वायु कोष्ठक किसको दिया, ब्लड को, फिर ब्लड दिया सेल को, फिर सेल दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। इस तरह वायु जो है हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो है प्रवेश करती है। अब हम लोग पहले थोड़ा सा जानेंगे हम लोग ब्रीदिंग के बारे में, यानी श्वासोच्छ्वास, यानी ब्रीदिंग यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, ये ब्रीदिंग कहलाएगी, यानी श्वासोच्छ्वास को हम अलग चीज़ है, रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। जो हम लोग सांस लेते हैं
और छोड़ते हैं, लेने और छोड़ने दोनों की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग में दो क्रियाएं होती हैं, अंदर जब श्वसन होता है जब सांस लेते हैं, और एक बाहर छोड़ते हैं। जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं निश्वसन यानी इंस्पिरेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन और हिंदी में बोलते हैं निश्वसन। और बाहर छोड़ने की क्रिया को बोलेंगे निःश्वसन यानी एक्सपीरेशन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरेशन। देखिए वायुमंडल में तो मौजूद है नाइट्रोजन 78%। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन परसेंट उपस्थित है, और हम लोग लेते भी, बाहर भी छोड़ते हैं। हम लोग 78% लेते कितना है? 78%, और बाहर भी छोड़ते हैं 78%, है ना, नाइट्रोजन को। और ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 21%, और बाहर कितना छोड़ेंगे? 17%, है ना। 17% हम लोग छोड़ेंगे। 18, 19, 20, 21 यानी 4% जो है हमारे कोशिकाओं में को ऊर्जा प्रदान करने में लग जाता है, लेकिन 17% हम लोग फिर वापस छोड़ते हैं। ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कितना ले रहे हैं? यहाँ 0.03%। बाहर कितना छोड़ते हैं? 4%। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। यहाँ 4% का हेरफेर हो रहा है। यहाँ 4% कम हो गया, यहाँ 4% बढ़ गया। ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग ब्रीदिंग, यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, इसे बोलेंगे ब्रीदिंग। लेकिन श्वसन में क्या होगा? श्वसन में हवा प्रवेश करेगा, और किस प्रक्रिया के द्वारा हवा जब अंदर गया तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई, इसके बाद फिर हवा जो है किस प्रक्रिया के बाद हमारे श्वसन मार्ग से निकला, ये सारे प्रक्रिया को हम लोग के उपरांत जब ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है तो उसको बोलते हैं हम लोग श्वसन। देखिए ये क्रिया होती कैसी है, सिंपल से समझा जाए ये क्रिया होती कैसी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाक से जब हम लोग ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन यानी पूरा वातावरण में जो जितना उपस्थित है ये सारे इतना लेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग छाट नहीं सकते हैं, सारा वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा चीज लिए। लेने के बाद हम लोग जैसे ये श्वसन मार्ग से दोनों जो है खुलता है फेफड़े में, ब्रोंकियाई, जैसे ब्रोंकियाई दोनों फेफड़े में खुलता है, कई भागों में बढ़ जाता है, बटा हुआ रहता है इसका स्ट्रक्चर, यानी इसे बोलते हैं ब्रैकियोल्स, है ना। ये फेफड़ा है, फेफड़ा के दोनों जो किनारे हैं, ये फेफड़ा की जो दीवार है ये 2 स्तरों से घिरा रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, है ना। क्या बोलेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। ध्यान से देखिएगा, ये फेफड़ा है, फेफड़ा के दोनों किनारे हैं, दोनों जो है मेम्ब्रेन है, यानी कि दोनों जो दीवार है वो 2 स्तर के होते हैं, 2 स्तरों में होते हैं, और इसे बोलेंगे प्लूरा मेम्ब्रेन, है ना। और ये ब्रैकियोल्स जो है के आगे जो है, देखिए ब्रैकियोल्स के आगे इस तरह बैलून की तरह फूला हुआ बहुत सारे संख्या में पूरे फेफड़ा के पास एकदम चिपके हुए पाए जाते हैं। कौन सी? एल्बुलाई यानी वायु कोष्ठक, है ना, इसे बोलते हैं वायु कोष्ठक, इसको बोलते हैं कोष्ठक। वायु कोष्ठक पूरे फेफड़े में बहुत सारे पाए जाते हैं, है ना। और ये इसका संपर्क सीधे किससे रहता है? इसका संपर्क सीधे यहाँ पे इसके बहुत पतले पतले इसमें वेन में क्या होते हैं? ब्लड आते रहते हैं। इतनी पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं कि इसमें और इसमें जो है ऑक्सीजन और ब्लड तुरंत परासरण तुरंत जो है ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं और ये वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन पहुंचता है, यानी सारे जो है जितने भी हम लोग लेते हैं ये गैसें सब पहुंचता है, तो क्या करता है कि यहीं पर बहुत पतले पतले जाल में पूरे फेफड़े में जो है बहुत पतले पतले वेन के रूप में क्या होता है? ब्लड मौजूद होता है। और ब्लड में क्या उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है, हीमोग्लोबिन जिसके वजह से रक्त का जो है खून का रंग लाल होता है, वो मौजूद रहता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं सारे गैसों में से हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, कहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है? वायु कोष्ठक में से, है ना। देखिए नासा, फिर से ध्यान से सुनिए,
नासा छिद्र से हम लोग सांस लिए, नासा का पार्ट में होते हुए, फ्लेरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया से ब्रैक्यूल्स के द्वारा होते हुए कहाँ पहुंचा? वायु कोष्ठक में। ठीक है, वायु कोष्ठक में जब पहुंच गया तो यहाँ पे पूरे फेफड़े में जो कौन सा उपस्थित है? पतले पतले नस पूरा रहता है, और उसमें कौन क्या मौजूद होता है? ब्लड, और उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन कहाँ लेके जाता है? हमारे पूरे शरीर में, है ना, पूरे शरीर तक वो पहुंचाता है, और पूरा शरीर के पूरे सेल के पास वो पहुंचाता है, पूरे शरीर के पूरे कोशिकाओं के पास पहुंचाता है। वो उस कोशिकाओं में कौन मौजूद बैठा रहता है? कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? ऊर्जागृह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो पहुंच जाता है, सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया को वो ऑक्सीजन देता है, और उसमें होता है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है। ग्लाइकोलाइसिस में हम बताए थे कि अवायवीय श्वसन में जो होता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, लेकिन वायवीय श्वसन का जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस तो होती ही है, लेकिन पूर्ण कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहीं क्रेब्स चक्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसके द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड का करता है कि ले आता है। जब ब्लड जो है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है तो उसे बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके जब आता है तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके फिर कहाँ लाता है? यहीं पे लाता है ना, फिर फेफड़ा में लाता है। और जब फिर फेफड़ा में लाएगा तो क्या करेगा कि फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन से निकालते हैं। किस प्रकार निकालते हैं? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पूरा फेफड़ा में ऑक्सीजन भरा, वहाँ से तुरंत वहीं बैठा है ब्लड हीमोग्लोबिन ब्लड में, और हीमोग्लोबिन पूरे शरीर के पास ले गया, फिर ले आया। तो इस प्रक्रिया में डायफ्राम भी हमारी मदद करता है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम मदद करता है। जैसे हम लोग तो सांस तो ले लिए, लेने के बाद जो है ये फूलेगा, और फिर इसको पिचकाएगा कौन? जब ये डायफ्राम नीचे से ऊपर ऐसे ढकेलता है फेफड़ा को। डायफ्राम क्या करता है? नीचे से ऊपर ढकेलता है। जब ढकेलता है तो हम लोग सांस को छोड़ते हैं। डायफ्राम किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, यानी कि संयोजी ऊतक से बना होता है। मैंने 9th क्लास के वीडियो में जब ऊतक पढ़ाए हैं उसमें संयोजी ऊतक को पढ़ाए हुए हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। संयोजी ऊतक से ये डायफ्राम बना होता है, और इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है श्वसन में। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब ये नीचे से धक्का मारता है तभी जाके हम लोग सांस को छोड़ते हैं, है ना। तो अभी आप लोग कैसे समझे कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है? सांस लेने के बाद नासा छिद्र में, नासा छिद्र से नासा का पार्ट में, नासा का पार्ट से फ्लैरिक्स में, फ्लैरिक्स से लैरिक्स में, लैरिक्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रैकिल्स में, है ना, ब्रैकिल्स के बाद वायु कोष्ठक में, एलुलाई में, और यहाँ पर जो है फिर ब्लड हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, फिर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके कहाँ ले जाता है? वो कोशिकाओं के पास, पूरे शरीर के कोशिकाओं के पास ले जाता है, और पूरे कोशिका से कोशिका कहाँ देता है? अपने माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो ऑक्सीजन देता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र का पूरा होता है, और वहाँ पर श्वसन के दौरान क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हीमोग्लोबिन ले आता है फिर फेफड़ा को, और फिर हम लोग श्वसन में उसको छोड़ते हैं, है ना। एटीपी के रूप में, एटीपी का कोई लड़की जो है कमेंट्स में पूछी थी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का मतलब, एटीपी एक तरह से करेंसी है, ऊर्जा का करेंसी है, जिसे बोलते हैं एडिनो ट्राईफॉस्फेट, है ना। उसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, और ऊर्जा का करेंसी है। जैसे हम लोग किलो बोल रहे हैं, 1 किलो, 5 किलो, इस तरह बोलते हैं ना, उसी तरह हमारे कोशिकाओं में जो ऊर्जा बनता है उसे एटीपी, एक तरह से एटीपी के रूप में, कितना एटीपी ऊर्जा बना, कितना एटीपी, इस तरह करके हम लोग जानते हैं, है ना। तो इस तरह ये जो है पूरा श्वसन की प्रक्रिया होती है। देखिए इधर हम लोग एक बार देखते हैं कि कभी कहीं आता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ना।
टाइडल वॉल्यूम पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है एक बार में जितना हम लोग सांस ले सकते हैं, जितना मात्रा में हम लोग एक बार में सांस ले सकते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और वो होता है 500 ml, है ना, 500 ml होता है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारी लंग्स में कितनी कैपेसिटी है कि हम लोग कितनी मात्रा का हम लोग एक बार में अधिकतम कितनी मात्रा का सांस ले सकते हैं, तो यानी 6000 ml हम लोग हमारी लंग्स में जो है कैपेसिटी होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने में क्या क्या होता है, एक से ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग देखे होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है पर्वत पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जब पर्वतरोही चढ़ता है उस समय भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जाता है, और समुद्र की गहराई में भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जाता है। लेकिन अधिक गहराई में जब ले जाना होता है तो उसमें क्या मिक्स किया जाता है, देखिए जब ऑक्सीजन पर्वत में जो है बहुत ऊंचाई पर्वत पर जब चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिलाया जाता है, और फिर समुद्र में भी जाते हैं तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी मिलाया जाता है, और गहरी समुद्र में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन में हीलियम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि हम जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की हमें आदत नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन है, हम डायरेक्ट सिर्फ ऑक्सीजन तो लेते नहीं है, और ऑक्सीजन भारी भी होता है। अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे लंग्स पर चोट भी लग सकती है और उससे खतरा भी महसूस हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन और अधिक गहराई में ज़्यादा हीलियम मिलाया जाता है। आइए अब थोड़ा हम लोग समझ लें कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया किस प्रकार होती है, और फेफड़ों और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जैसे ही हम लोग ग्रहण करते हैं, श्वसन मार्ग से होते हुए कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में पहुँचता है। ठीक है, श्वसन मार्ग में मैंने बताया था कौन कौन आता है, और फेफड़ों में पहुँचने के बाद फेफड़ा से वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लेता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन को तो ऑब्जर्व करता ही है हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए कभी कभी हम लोगों ने सुना होगा कि रात में, ठंडी की रात में रूम में हम क्या करते हैं कि रूम में जला लेते हैं रूम हीटर और सो जाते हैं, या कभी कोयले जला लेते हैं, कुछ आग जला करके, नहीं होता है ठंडा में बोरसी उर्सी आदमी तापता है, तो उस तरह सेकने के लिए, हाथ पर सेकने के लिए जला करके अगर हम लोग सो जाते हैं तो धुआं में क्या होता है, धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन बहुत ऑक्सीजन से भी जल्दी उसको ले जा करके पूरे कोशिकाओं में बांट देता है। तो क्या हो जाता है, इससे हमारी श्वसन मार्ग बंद हो जा सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और हम मर सकते हैं। इसलिए इस तरह हमें दरवाज़ा बंद करके सलाह दी जाती है कि दरवाज़ा बंद करके किसी आग को न जलाएं, या रात में दरवाज़ा बंद करके रूम हीटर जला के न सोएं, या आग सुलगा के न सोएं। नहीं तो इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी जो है, हमारे ऑक्सीजन होते हुए भी हमारे हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ हम लोग समझ रहे थे कि ऑक्सीजन जैसे ही लेते हैं फेफड़ा में पहुँचता है, और फेफड़ा से वो कहाँ पहुँचता है, रक्त में पहुँच जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन उसे ले लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण हो जाता है, और ये पूरे शरीर में जो है, पूरे हमारे जितने भी हर सेल के पास जो है ब्लड का कनेक्शन होता है ना, हर कोशिकाओं के पास ब्लड का कनेक्शन होता है, और हर कोशिकाओं के पास उसे पहुंचा दी जाती है। और पहुंचाने के बाद क्या होता है, ये कोशिकाओं के पास पहुंचा, और इसमें जो है क्रेब्स चक्र होता है। कोशिका क्या करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को देती है, और उस माइटोकॉन्ड्रिया से वायवीय शोषण वहाँ होता है, क्रेब्स चक्र पूरा होता है, और उसमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है क्या करता है कि ब्लड जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जो ब्लड जो है, जो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हीमोग्लोबिन, तो उसे बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो है अब क्या करेगा कि फिर रुधिर द्वारा यानी ब्लड द्वारा परिवहन होता है उसका, यानी घूमता है, और ले जा करके फिर फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। और फेफड़ा से अब क्या करता है कि डायफ्राम इसको धक्का मारता है, और हम लोग नाक से इसे बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया पूरी होती है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है।
आप लोग इस डायग्राम को समझ गए होंगे, हम मुझे उम्मीद है। देखिए एक बार और समझाते हैं। जैसे हम लोग नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, मैंने श्वसन मार्ग से जो है हम लोग हवा लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ाओं में पहुंचती है। फेफड़ा से कौन उसे ऑब्जर्व करता है? ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन इसे ऑब्जर्व करता है और पूरे रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और वे कोशिकाओं में कोशिका किसको देती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में केफ से पूरा होता है और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के द्वारा फिर फेफड़ा तक पहुंचा दी जाती है और फिर फेफड़ा से हम नाक के द्वारा उसे श्वसन मार्ग से निकाल देते हैं, है ना। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे किस प्रकार जो है श्वसन की प्रक्रियाएं पूरी होती है, किस तरह हम डायफ्राम से है, डायफ्राम हमारी श्वसन मार्ग में श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने में किस प्रकार मदद करती है। इसे बनाने के लिए आप लोग भी प्रयास करिएगा। अब फिर एक बार पुनः हम लोग करेंगे क्या आज हम लोग पढ़े। देखिए श्वसन मार्ग में हम लोग पढ़े हैं। श्वसन मार्ग में पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं, इसे नासा छिद्र बोलते हैं। नासा छिद्र में बाल होते हैं, उसमें जो है क्या होता है? धूलकण चिपकते हैं। और जो बड़े धूलकण नहीं चिपक पाते हैं वो कहाँ? नासा कपाट के पास जो म्यूकस निकलता है उसमें चिपकते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग फ्लैरिक्स में जाता है हवा और फ्लैरिक्स से लैरिक्स में जाता है। इसके बाद ट्रैकिया में जाता है और ट्रैकिया से ब्रैकिल्स में जाता है। ब्रैकिल्स जो है बहुत सारे वायु कोष्ठकों में खुले रहते हैं। वायु कोष्ठक में वहाँ जो है वायु इकट्ठा होता है और वहाँ वायु कोष्ठक से जो है ब्लड उपस्थित होता है। उस फेफड़े के हर एक पार्ट में ब्लड उपस्थित रहता है और वायु कोष्ठक एकदम फेफड़े से बहुत हर क्षेत्र में फैले रहते हैं और वहाँ से ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और पूरे कोशिकाओं में, शरीर के पूरे कोशिकाओं में पहुँच जाता है और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र पूरा होता है। फिर उसके दौरान क्रेब्स चक्र के दौरान ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में ले लिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा और फिर हमारे फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। फिर वहाँ से हम डायफ्राम धक्का मारता है और हम सांस को छोड़ देते हैं। ये पूरा प्रक्रिया होता है। देखिए श्वसन भी अब हम लोग जानेंगे श्वसन दो प्रकार की होती है। एक तो फेफड़े में होती है, तो फेफड़े में जो होती है जैसे हम लोग सांस लेते हैं फिर फेफड़े से छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। अब फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी श्वसन हुआ, जैसे कि हम लोग ब्लड को ले गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, फिर माइटोकॉन्ड्रिया लिया ऑक्सीजन को, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और दी जा रही है। एक फेफड़ा में लिया जा रहा है और फिर फेफड़ा से कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है, सेल में जा रहा है, फिर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया उसको लेता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसे बोलते हैं हम लोग आंतरिक श्वसन। और फेफड़ा में जब होता है, फेफड़ा में जब हम समझते हैं कि फेफड़ा में हम लोग ले रहे हैं फिर उसको छोड़ रहे हैं तो वो हो गया बाह्य श्वसन, है ना। इतना आप लोग पढ़िएगा और इसे रिवीजन करिएगा और इसे बनाने का भी प्रयास करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।